आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नक्सल्स के बारे में। कल एक दुखद घटना के दौरान सीआरपीएफ के 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और इसके बाद से वो डिबेट वापस से शुरू हो गया है कि नक्सल्स का सोल्यूशन एयर स्ट्राइक्स है। भारत को नक्सलवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, ड्रोन्स का प्रयोग करना चाहिए। सीआरपीएफ के पास में सही इक्विपमेंट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि नक्सल से डील करने के लिए वहां पर आर्मी डिप्लॉय की जानी चाहिए और बाकी कुछ और लोगों का कहना है कि वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स को डिप्लॉय कर देना चाहिए। ये सब चीजें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और आपके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझना रेड कॉरिडोर को। अगर आप रेड कॉरिडोर को देखेंगे तो रेड कॉरिडोर नेपाल से लेकर तमिलनाडु तक स्प्रेड करता है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ये कॉरिडोर कवर करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने बड़े एरिया की बात कर रहे हैं। अगर केवल एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, वहां से दंतेवाड़ा लगभग 8 घंटे की दूरी पर है और यहाँ पर हम लोग केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस इलाके की टेरेन के बारे में। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इलाका कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर घने जंगल हैं और बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के अंदर केव्स हैं जहाँ पर नक्सली रहते हैं और जब जरूरत होती है तो ये बाहर निकल कर आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है ह्यूमन एलिमेंट। ये जो नक्सली इन इलाकों में हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह अपना काम करते हैं और जब जरूरत होती है तो नक्सली बनकर अटैक करते हैं। अटैक के बाद वो वापस आकर आम इंसान की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। मैं इस इलाके में जा चुका हूँ। एनएमडीसी का जो प्लांट है बचेली में, जहाँ पर आयरन और एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मैं वहाँ काफी पहले गया था और यहाँ पर जाकर आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये टेरेन काफी ज्यादा मुश्किल है और आप तभी नक्सल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जब वो एक्शन में हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज में वो नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल पब्लिक के साथ में घुल मिल के रहते हैं, बाजारों में चीजें बेचते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट एनएमडीसी के ऑफिशियल से मुझे बताया था कि चांसेस हैं कि जो लेबर्स एनएमडीसी में काम कर रहे हैं उनमें से कुछ माओइस्ट हों, और आप देख के बता नहीं सकते कि सामने वाला बंदा नक्सल है या नॉर्मल इंसान। ये तो हुई टेरेन से जुड़ी हुई परेशानियां। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस एस्पेक्ट की। कई लोगों का कहना है कि इन इलाकों में भारत एयर स्ट्राइक्स क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, एयर स्ट्राइक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन इंटेलिजेंस। जब तक आपको पता नहीं है कि लोग हैं कहाँ पर, तब तक आप उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। अगर आपको पता भी होता है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि आज की तारीख में आपके पास ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं जो जंगलों के अंदर देख सकते हैं और घने जंगलों के अंदर केवल इंफ्रारेड सिग्नेचर से इंसानों को लोकेट कर सकते हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा। वहां पर भी एक कैच है। आप इंसानों को लोकेट कर सकते हैं लेकिन आइडेंटिफाई सेंसर्स की मदद से नहीं कर सकते। जिन लोगों के इंफ्रारेड सिग्नेचर आपको दिख रहे हों, वो जरूरी नहीं कि नक्सल हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, नक्सल द्वारा बनाए गए हॉस्टेज हो सकते हैं। इनफैक्ट कई बार नक्सल्स नॉर्मल इंसानों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज करते हैं। आप एयर स्ट्राइक तभी कर सकते हैं जब आपके पास में ग्राउंड इंटेलिजेंस हो, और यहाँ पर सबसे बड़ी की ग्राउंड इंटेलिजेंस ही है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास नक्सल्स की इंटेलिजेंस है तो कई बार ऐसा होता है कि नक्सल्स के पास में आपकी काउंटर इंटेलिजेंस भी होती है, और ये जो रिसेंट वाकया हुआ है इसमें काउंटर इंटेलिजेंस एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। थियोरेटिकली आप एरियल ऑपरेशन तभी कर सकते हैं जब आपके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस हो, और ग्राउंड इंटेलिजेंस के लिए आपके ह्यूमन एसेट्स को उनके बीच में जाकर काम करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है। एयर स्ट्राइक ऑथराइज करने के लिए आपको उस इलाके में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, और एयर स्ट्राइक तभी की जा सकती है जब उस इलाके में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इम्पोज किया जाए, यानी कि इलाके में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा और एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनानी पड़ेगी, जिसके बाद ही इस तरीके के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक भी जगह कोलैटरल डैमेज हुआ तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि नक्सल उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज करने वाले हैं। और एक चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक वॉर आप तभी जीत सकते हैं जब आपको लोकल सपोर्ट है, और जिन लोकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस कितना है हम लोग नहीं जानते, लेकिन प्रोपेगेंडा एक्सेस उनके पास पूरा है, और आपकी एक गलती नक्सल्स को बहुत सारा रिक्रूटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी की ह्यूमन इंटेलिजेंस है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको तभी मिलेगी जब लोकल्स आपके साथ में हैं। पास में आपके पास एक ऑप्शन था सलवा जदुम का, लेकिन पॉलिटिकली ये चीज आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रहे थे। उस समय के लोकल कांग्रेस लीडर, जी हाँ कांग्रेस के लीडर महेंद्र कर्मा ने इस चीज को स्टार्ट किया था, और इसकी वजह से जो आपको लोकल इंटेलिजेंस मिल रही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। लेकिन इसके अराउंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास थी वो इसके खिलाफ काफी ज्यादा वोकल थी। नंदिनी सुंदर की किताब बर्निंग फॉरेस्ट,
आदिवासीज ऑफ छत्तीसगढ़ विक्टिम ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट एंड सलवा जदुम कैंपेन जो कि एशियन सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने शुरू किया था, या वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो कि अरुंधति रॉय ने लिखी थी, इन सब के प्रेशर के अंदर भारत सरकार और उस समय की लोकल छत्तीसगढ़ सरकार क्रम्बल कर गई। जिसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नंदिनी सुंदर की कंप्लेन के हिसाब से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद में इसको बंद कर दिया गया। जब तक भारत में पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनते हैं तब तक दोबारा कोई ऐसी चीज स्टार्ट नहीं की जा सकती, और इसी वजह से ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस फैक्टर है यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेरी बचेली विजिट के दौरान मैंने CISF के एक असिस्टेंट कमांडेंट से बात की थी। उन्होंने मुझे एक चीज कही थी जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आप इम्प्रोवाइज करके एक्सप्लोजिव बना सकते हैं, रॉकेट्स बना सकते हैं, मोर्टार बना सकते हैं, गन्स बना सकते हैं, लेकिन गन्स की बुलेट्स कहाँ से आती हैं? इनको इम्प्रोवाइज करके नहीं बनाया जा सकता। ये सप्लाई चेन ढूंढना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, नक्सल्स को जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक टिपिकल नक्सल जिसको नक्सल लीडरशिप आमतौर पर कैनन फॉडर की तरह यूज करती है, उसको वो लोग हायर करते हैं। लगभग 3000 से 4000 रुपए महीने देकर उनको हायर किया जाता है। और ये जो पूरा नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, इसको कहीं ना कहीं से फंडिंग आती है, और जिस दिन ये फंडिंग बंद हो जाएगी ये मूवमेंट अपने आप बंद हो जाएगा। इतने बड़े मूवमेंट के लिए केवल रैंसम से पैसे नहीं आ सकते, इसको कहीं ना कहीं से फंड किया जा रहा है, और ये फंडिंग सोर्स आइडेंटिफाई करने में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकामयाब रही हैं। रही बात इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन लगेगा। ये सोल्यूशन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री सोल्यूशन मिलाकर होगा। केवल एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनने वाली। हाँ, रही बात मॉडर्नाइजेशन की, तो CRPF को बेटर इक्विपमेंट की आवश्यकता है। एरियल सर्वेलेंस ड्रोन्स, सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस यूनिट, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, साथ ही और दूसरे तरीके के सेंसर्स इस फोर्स की क्षमता बढ़ाएगी। लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होगा, और उसके लिए भारत सरकार को काम करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।